हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 17 ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है न्यू पाम स्पीशीज़ के ऊपर। ये जीएस पेपर 1 नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रेलेवेंट है। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सी एक नई पाम स्पीशीज़ का डिस्कवरी हुई है, साथ ही साथ इससे कनेक्टेड कौन सा पीवाईक्यू आया हुआ था वो मैं डिस्कस करूंगा। पाम ऑयल आपने सुना होगा, जिससे पाम कुछ और नहीं बल्कि वही जो खजूर का पेड़ आप देखते हैं जनरली, कैसे उससे कोकोनट होता है, कैसे उससे पाम ऑयल होता है, फिर क्या उसी से कनेक्टेड पाम ऑयल पे क्वेश्चन आया था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है कोली बैक्टीरिया के ऊपर, जिसको एज अ बायो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर यूज़ किया जा रहा है टू डिटेक्ट मरकरी। ठीक है, मरकरी पोल्यूशन अक्सर आपने सुना होगा। अब बायो सेंसर्स क्या होते हैं मैं वो समझाऊंगा, बायो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। बायो सेंसर्स के ऊपर कई बार सवाल उठा है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर, इससे कनेक्टेड सवाल आ रखे हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर और जो डिफरेंट टाइप के सवाल आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए ये ज़रूरी है। थर्ड आर्टिकल बात करता है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर। रिसेंटली इस आर्टिकल के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था, जहां पे मैंने आपको समझाया था कि जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, जिसे लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाने की बात हो रही थी, उसमें डेडलॉक हो गया। डिफरेंट कंट्रीज अपना अपना ओपिनियन दे रही हैं। दे आर इन दिस सिचुएशन कि हम, कोई बोल रहा है कि नहीं एक ये बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं हमें हेल्थ को नहीं इंक्लूड करना चाहिए प्लास्टिक में। तो काफ़ी एक इस चीज़ के ऊपर जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उन सब के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। इसी से कनेक्टेड जो आपका पीवाईक्यू आया था जीएस पेपर 3 2022 में, वो था डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। अब इस आर्टिकल के अंदर जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी पॉइंट्स समझाऊंगा वन बाय वन। तो उस पॉइंट्स को आप खुद देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग पे किस तरीके से प्लास्टिक इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि हमेशा मैंने कहा है, आपको आर्टिकल को ये सोच के नहीं पढ़ना है कि आपको जर्नलिस्ट या एडिटर बनना है। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है आर्टिकल पढ़ने का, द हिंदू, कि आप सिंपल उस आर्टिकल के उस पॉइंट्स को निकाल लें जो कि आप पेपर में फ्रेम करके अपने आंसर्स में लिख सकें, या फिर अगर वो प्रीलिम्स के लिए तो उसमें से आप कोई स्टैटिक पोर्शन समझ सकें। दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो सिर्फ आपको ओपिनियन पता लगेगा ऑथर का, बट आप उससे कुछ निकाल के लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। फिर एक्सप्लेन कंट्रोल मेजर्स, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। साथ ही साथ ये आपको समझाना है क्योटो प्रोटोकॉल के रेफरेंस में। क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत बार मैं समझा चुका हूँ। मैंने कई बार बोला है क्योटो प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट जस्ट अ प्रोटोकॉल जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने की बात की गई थी। फोर्थ एक और आर्टिकल है जिसमें जो कुछ रीसेंट स्पीशीज़ इन न्यूज़ बोलते हैं ना, अक्सर स्पीशीज़ जो होती हैं उनके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है। कोई भी स्पीशीज़ अगर न्यूज़ में होती है तो एग्जैक्टली ये नहीं पूछते कि ये न्यूज़ में क्यों है, उससे उसके हैबिटेट को पूछ लेते हैं, या फिर वो कैसे रहता है स्पीशीज़, या कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है। वो कोई प्लांट स्पीशीज़ भी हो सकती है, वो कोई एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती है। तो मैंने 2 स्पीशीज़ आज देखी जो मुझे कहीं ना कहीं रेलेवेंट, एक तो पाम स्पीशीज़ जो आपने यहाँ ऑलरेडी देखी, फिर स्क्विड भी एक स्पीशीज़ है। ठीक है, मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लेकर के एक डीएनए से कनेक्टेड सवाल है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपसे। काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा आज के आर्टिकल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल देखिए, बहुत कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, बट मैं टू द पॉइंट समझाऊंगा जो आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, सिर्फ आप उतना ही समझिए, आपके काम उतने में हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले समझाता हूँ है क्या। एक बुक थी 17वीं सेंचुरी की जिसका नाम था हॉर्टुस मालाबैरिकस, जिसको किसने लिखा था, हेनरिक वैन हीडी ने लिखा था। ठीक है, उन्होंने कहा पाम को एक नाम दिया था, इसका नाम है कटौल इंडल। इसको ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया था, कटाऊ इंडल उसका नाम दिया था पाम का। अब जो रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं, रीसेंट स्टडीज़ में जो आपके बॉटनिस्ट हैं उन लोगों ने इस किताब को अच्छे से समझा, अच्छे से इस चीज़ को एनालाइज किया, तो उसके बाद उन्हें एक नई प्लांट की स्पीशीज़, एक पाम की स्पीशीज़ जो पता लगी, उसका नाम क्या है, फिनिक्स रॉक्सबर्गी। ठीक है, ये किसके ऊपर रखा गया है, विलियम रॉक्सबर्ग के ऊपर नाम रखा गया है, फिनिक्स रॉक्सबर्गी। और जो कटाऊ इंडल है ये कोई और नहीं बल्कि फिनिक्स, आपका फिनिक्स स्वाइवेट्रस। ठीक है, नाम थोड़े से आपको अजीब लगेंगे एक बार पढ़ने में, बट यू डोंट हैव टू गो दैट मच इन डिटेल। बस आपको इसमें इतना समझना है कि फिनिक्स में कहीं अगर नाम आ रहा है दैट इज कनेक्टेड टू पाम ऑयल। ठीक है, कनेक्टेड टू पाम स्पेसिफिकली। कहाँ पे है ये, केरला और श्रीलंका में
के नेटिव स्पीशीज़ कहे जाते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, अगर केरला में जो पाए जा रहे हैं, श्रीलंका में जो पाए जा रहे हैं, या पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो पाए जा रहे हैं, उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता था कि भैया ये चलो ये फिनिक्स आपका स्लाइवेरिटस है। लेकिन अब क्या हुआ है, जब इस बुक को दोबारा से समझा गया, समझने के बाद उन्होंने इस चीज़ को समझा कि भैया एक और डिफरेंट स्पीशीज़ भी है जो हमें डिस्कवर करनी होगी। और डिस्कवर करनी क्या होगी, वो ऑलरेडी उनको जब उन्होंने देखा कि दोनों में वेरिएशन है, अगर एक यहाँ पे खजूर का पेड़ है, एक खजूर का पेड़ पाकिस्तान में, तो दोनों में कई एक डिससिमिलैरिटी दिखी, तो उन्होंने उसको एक ही क्लासिफिकेशन या एक ही कैटेगरी में डालने के बजाय एक डिफरेंट कैटेगरी बनाई, और वही कैटेगरी एक नई पाम की स्पीशीज़ बन गई जिसका नाम क्या था, फिनिक्स रॉक्सबर्गी। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं जानना है, इससे ज़्यादा डिटेल जाएंगे नहीं। अब मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ, फीचर्स ऑफ फिनिक्स रॉक्सबर्गी। पहली चीज़ तो क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, बांग्लादेश, गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान में पाया जाता है। 12 से 16 मीटर टॉल होता है ये, ठीक है। और इसी के साथ से इसके लीव्स लार्जर होते हैं, और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरी तरीके से एक मस्टी सेंट होता है उसके अंदर, ठीक है, महक जो होती है। और उसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो ऑरेंज येलो फ्रूट्स होते हैं। दैट इज इट। इससे ज़्यादा इसकी डिटेल में अगेन आपको नहीं जाना, बस ध्यान रखना ये फिनिक्स रॉक्सबर्गी किसके रेफरेंस में बात होती है, तो आपको पता होना चाहिए पाम के ऊपर बात होती है, ठीक है। इससे क्या सिग्निफिकेंस हाईलाइट होती है, पहली तो ये है कि इंपॉर्टेंस पता चलती है। जो बोटेनिकल टेक्स्ट, जैसे अभी आपको मैंने बताया हॉर्टस मलबेरिकस जो टेक्स्ट है, उसकी रेलेवेंस आज करीबन 200-300 साल बाद भी उसकी रेलेवेंस है। और इससे और क्या सिग्निफिकेंस पड़ेगी, जो हमारी टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, मतलब एक किताब जिनके अंदर स्पीशीज़ के नाम लिखे जाते हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होगी। इससे हमें और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है इंडिया में उसके बारे में नॉलेज होगी, राइट। चलो अब मैं आपको ओवरऑल पाम टी के बारे में ही बताता हूँ। पाम टी जो फैमिली है वो क्या है, उसकी फैमिली का नाम है एरिकेसी, ठीक है। एरिकेसिया उसकी फैमिली का नाम है जिससे बिलोंग करता है पाम ट्री। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। जो डिफरेंट टाइप आपने देखा होगा, ये इस तरह की जो ट्रीज आपको दिखता है, आपको लगता है कोकोनट ट्री है, नहीं, ये एक कैटेगरी है जिसको पाम नाम है। अब कोकोनट पाम भी हो सकता है, डेट पाम भी हो सकता है, ऑयल पाम भी हो सकता है, अरेका पाम भी, अरेका नट आपने सुना होगा, तो वो भी इसी कैटेगरी से कहीं ना कहीं आएगा। तो ये एक खजूर का पेड़, इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी होते हैं। अगर किसी इस टाइप का कोई पेड़ देख रहे हो तो जरूरी नहीं उसके अंदर क्या कोकोनट होगा, कोकोनट के लिए अलग पाम ट्री होगा, बट वो ओवरऑल है पाम टी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ऑल पाम ट्री आर कोकोनट ट्री, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ऑल कोकोनट ट्री आर पाम ट्री ये जरूर होगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स है, आप एक बार समझोगे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। लंबा सा पेड़ होता है, इसकी लीव्स बहुत ही बोलते हैं ना ब्रॉड होती हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है आप देखो कटीला टाइप स्ट्रक्चर दिखता होगा, राइट। चलो अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं क्या होता है। अगर फूड एंड न्यूट्रिशन में बात की जाए तो अब खजूर का पेड़ है, कुछ खजूर के पेड़ जो डेट्स देते हैं वो डेट्स होता है, कोकोनट होता है, पाम जैगरी भी होता है, पाम ऑयल भी आपने सुना होगा, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब आपके फूड और न्यूट्रिशन का हिस्सा है पाम ट्री से जो होता है। इकोनॉमी के रेफरेंस में देखा जाए तो पाम ऑयल जो होता है वो एडिबल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। इससे कनेक्टेड PYQ आया हुआ था, ठीक है। इसका यूज़ किस में होता है, कॉयर में होता है। जिस तरह से आप अगर नेट पे डालोगे कॉयर, तो वो क्या है, वो धागे के से जो बनाई गई प्रोडक्ट्स होते हैं उसके रेफरेंस में बात होती है। जो धागों की इंडस्ट्री होती है, कोकोनट हस्क होता है, जो कोकोनट के छिलके होते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि मेडिसिन में कैसे इसका यूज़ होता है। तो पाम ऑयल का यूज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी होता था। एनवायरमेंट पर्पस में देखा जाए तो कोस्टल इरोजन में बहुत मदद करता है। अगर कोकोनट ट्री लगा हुआ है तो कोस्टल इरोजन कहीं ना कहीं कम होगा। कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस देखी जाए तो इसको बहुत ही सैक्रेड माना जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है चटाई बनाने में, रूफिंग करने में, हैंडीक्राफ्ट करने में। कल्प वृक्ष इसी का नाम है, ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है पाम को। अब देखते हैं इससे कनेक्टेड आपका PYQ क्या आया हुआ था। आप देखिए, अब अगर एक बार इसको ही पढ़ लीजिएगा, फिनिक्स रॉक्सबर्गी जो है वो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से बढ़ाता है, एनरिच करता है, उसमें रिसर्च, इकोलॉजी एंड बोटानिकल हेरिटेज को भी अच्छे से इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ इसके साथ इकोनॉमिक और कंजर्वेशन बेनिफिट्स को भी हाईलाइट करता है, ये जो नई स्पीशीज पाम की हमें मिली है, ठीक है। अब देखते हैं इससे कनेक्टेड PYQ क्या आया था। अभी आपको खुद से करना है। विद रेफरेंस टू पाम ऑयल 2021 में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। आप क्वेश्चन देखो, नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया क्या इंडिया में नहीं है? ऑब्वियसली इंडिया में भी तो है, तो ये गलत हो जाएगा। द पाम ऑयल इज रॉ फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। खुद कभी भी आपसे इस टाइप का स्टेटमेंट अगर आपके सामने आ रहा है तो अपने आप से पूछिए, इज इट नॉट यूजफुल? क्या उसका इस्तेमाल नहीं होता है?
क्यों नहीं होता, है कि नहीं। जब आप अपने आप से सवाल पूछो कि इज इट नॉट, इज इट येस और नो, तब आपको जवाब मिलेगा कि क्यों नहीं हो। क्या किसी भी लिपस्टिक में या परफ्यूम में इस्तेमाल नहीं होगा उसका? बिल्कुल होगा। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, बिल्कुल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। तो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए आज के आर्टिकल संडे का था। संडे में कई बार अक्सर जो साइंस एंड टेक का सेक्शन होता है उसमें काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक के सेक्शन से आज मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स जो मुझे लगे जिससे कनेक्टेड पीवाईक्यूज आए हुए हैं, मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया, ठीक है। अब यहाँ पे बताऊंगा जो कोली बैक्टीरिया अक्सर आपने सुना होगा कि जब डायरिया होता है या फिर फूड पॉइजनिंग होती है तो वहाँ पे कोली बैक्टीरिया पेट में होते हैं। तो उन्हीं बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो किया क्या गया है पहले आपको मैं समझा देता हूँ। इन बैक्टीरिया की इनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है, इनका जीन मॉडिफिकेशन किया गया है, इस तरीके से किया गया है कि इसको उठा करके एक सेंसर पे लगा दिया जाएगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये एक चिप है, बहुत ही लेमन भाषा में, ये एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की जीन एडिटिंग हुई, मान लेते हैं क्या हुई, जीन एडिटिंग हुई। अब जीन एडिटिंग होने के बाद इसके जो एडिटेड पार्ट है उसको चिप पे लगा देंगे और चिप के ऊपर फिर अगर मरकरी का टेस्ट करना है तो अगर एक पानी को उठाएंगे, पानी को चिप के ऊपर डालेंगे तो ये जो जेनेटिकली एडिटेड आपका कोली बैक्टीरिया है ये रिएक्ट होगा और ये बता देगा कि इसके अंदर मरकरी है या नहीं है। तो इन शॉर्ट देखा जाए आपको क्वेश्चन कभी इसी डिटेल में नहीं जाएगा, नहीं मेंस में उस तरह से, लेकिन मैंने लिखा इसलिए है कि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझना हो तब आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है। बट मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट यही है कि मरकरी को जो बोलते हैं ना, मरकरी का जो कंटामिनेशन होता है या मरकरी का जो प्रेजेंस होती है उसको टेस्ट करने के लिए ये सेंसर बनाया गया और सेंसर का यूज़ किससे हुआ है, कोली बैक्टीरिया से हुआ है, ठीक है। अगेन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे, इंपीरियल कॉलेज लंदन में इस चीज़ को डेवलप किया गया है। ये एक बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। अभी तो मैंने आपको बताया कि एक चिप होगी, ठीक है, छोटी सी चिप के ऊपर कहीं ना कहीं वो एक, देखिए ऐसा नहीं कह रहा कि चिप के ऊपर बैक्टीरिया लगा दिया जाएगा फिर पानी में डाल, ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ एक भाषा है समझाने की। एक चिप होगी जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें कोली बैक्टीरिया जेनेटिकली एडिटेड होंगे और फिर उस चिप के ऊपर जब पानी या फिर जो भी हमारी टेस्टिंग का तरीका होगा अगर उसके रेफरेंस में या फिर उसके साथ हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखिए जब मैं कह रहा हूँ बायो इलेक्ट्रॉनिक, दैट मीन्स बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब समथिंग विच इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग सुनते हो, इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं, इट इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। तो होगा क्या, जो चिप है इस चिप में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव होंगे, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रिक कहा गया है। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले जो हमारे पास सिस्टम था वो एंजाइम बेस्ड था, ठीक है। वो बहुत कॉस्टली होता था, कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग होती थी और वो प्रॉपर तरीके से सिग्नल को देता भी नहीं था। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से पता चलेगा कि मरकरी का कंटामिनेशन है या नहीं है। पहले ऑप्टिकल सिग्नल होते थे, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल सिग्नल एक तरीके से क्या है, चमक से पता रखता था कि यहाँ पे वो कोई भी मरकरी भी हो सकता है या कोई दूसरा कंटामिनेंट भी हो सकता है जिसका यूज़ कर सकते हैं बायोसेंसर से पता करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो है, हम बात कर रहे हैं बायो इलेक्ट्रॉनिक। तो बायो इलेक्ट्रॉनिक में कोली बैक्टीरिया का यूज़ किया गया मरकरी डिटेक्ट करने के लिए, समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इसमें जो 2 बायोसेंसर्स बने हैं क्या क्या है, उसके नाम क्या है। एक एराबिनोस सेंसर नाम है, दूसरा मरकरी सेंसर नाम है। अब एराबिनोस सेंसर क्या करेगा, शुगर को डिटेक्ट करेगा। जो मरकरी सेंसर है ये एक तरीके से जेनेटिक एम्पलीफायर कहा जाता है। अगेन इन सब के आपको पॉइंट पे नहीं जाना है, सिंपल मरकरी सेंसर क्या करेगा, मरकरी के जो आयोन्स है, मरकरी का जो एलिमेंट्स है उसको वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, दैट इज इट। और जो एराबिनोस सेंसर है वो क्या करेगा, वो शुगर को डिटेक्ट करेगा, राइट। ये एक तरीका होता है, प्रोसेस होगा जो फॉलो होगा, बट आपको अगेन प्रोसेस में नहीं जाना, आपको बस स्ट्रेट अवे नाम आ सकता है कि एराबिनोस सेंसर किसके रेफरेंस में पूछा जाता है। इन डिटेल आपको ये नहीं बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फिर फेनाजाइन क्या होता है, इन सब में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक सतह पे चीज़ों को समझ लेना है, ठीक है। चलो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक प्रूफ दिखाता है कि लिविंग और इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेटेड बायोसेंसर्स अच्छे से काम करते हैं। इनका इस्तेमाल केवल मरकरी मॉनिटरिंग के लिए नहीं बल्कि हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी कर सकते हैं, वाटर सेफ्टी के लिए भी कर सकते हैं, प्लस फील्ड में भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं एज पर डिमांड, ठीक है। यूपीएससी 23 में क्वेश्चन आया था, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब माइक्रो सैटेलाइट डीएनए से कनेक्टेड जो मैंने आपको सवाल बोला ये सवाल आगे भी यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इससे कनेक्टेड एक और आर्टिकल है, बट अभी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर बात हो रही है। मतलब ये
माइक्रो सैटेलाइट मतलब कोई सैटेलाइट है, अब स्पेस में तो नहीं होगी, डीएनए से कनेक्टेड है, तो किस लिए होगी? स्टडिंग द इवोल्यूशनल रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फॉना, स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल, promoting clonal propagation, और assessing the efficacy of drug by conducting series of drug trials in the population। ठीक है, अब आपको ये समझने के लिए पहले एक चीज समझो, इसमें सिर्फ की टर्म जो मेन नाउन है, नाउन क्या है? नाउन इज डीएनए। तो जो कुछ भी होगा माइक्रो सैटेलाइट, इट वुड बी कनेक्टेड विद डीएनए, दैट इज इट। अब आप थोड़ा सा एक काम करिए, इसको एक बार नेट पे डालिए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, वहां पे एक बार पढ़िए, फिर यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि इसी से कनेक्टेड आपका बायो इलेक्ट्रिक सेंसर भी पूछ सकते हैं आपसे, जिस तरीके से माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पूछा गया है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक, अगर आपको आंसर देखना होगा तो आंसर आप आसानी से बता सकते हो कि जब आप एक बार पढ़ लोगे नेट के ऊपर, पढ़ने के बाद आप आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स, बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड, बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ये भी आपको खुद से देखना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दोनों को देना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें आपको कोई बेसिक नॉलेज की जरूरत भी नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। ठीक है, किस तरीके से बायोफिल्म का यूज़ अलग अलग जहाँ पे हो सकता है, उसके लिए आपको, जैसे यहाँ पे क्या बायोफिल्म की बात हो रही है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, बायोसेंसर, बायो इलेक्ट्रॉनिक, क्या नहीं पूछ सकते हैं क्या? अभी 2-3 साल पहले तो आया हुआ है, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये करंट में चल रहा है, तो इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्पीशीज इन न्यूज़ के ऊपर, स्क्विड के ऊपर। ठीक है, स्क्विड क्या है? स्क्विड आपको पता है कि एक मैरीन स्पीशीज होती है, तो स्क्विड के अंदर एक पर्टिकुलर सेल पाई गई है, या फिर उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक फीचर है स्क्विड का। ठीक है, और वो क्या है कि स्क्विड अपना कलर को चेंज कर लेता है। ठीक है, और कैसे चेंज करता है आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब उस चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्किन सेल में उनके एक, बोलते हैं ना, एक एलिमेंट होता है, उनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसे हम लोग कहते हैं इरिडोफोर्स। ठीक है, इसको कहते हैं इरिडोफोर्स कहते हैं, जो स्क्विड्स के डॉर्सल में, डॉर्सल मैंटल में होता है। और इससे क्या होता है कि उसमें एक जो वेवी पैटर्न आपको दिख रहा है, वो वेवी पैटर्न इसी की वजह से होता है, इरिडोफोर्स की वजह से। बस आपको इतना ही पता करना है बेसिक के बारे में। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो दिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके अंदर जो काम करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। ये एक मेन टर्म है जिस पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और इसी से उनके अंदर वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं एज पर डिमांड। अगर कभी खतरा लगेगा तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे वो। और ये सारी फीचर्स कहीं ना कहीं एक इवोल्यूशनरी फ्यूचर है स्क्विड के अंडर में, बट कैसे आ रहे हैं आपको वो पता करने के लिए सिर्फ ये दिमाग में रखना है, इरिडोफोर्स की वजह से। ठीक है, चलो वो स्किन की एक सेल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है रन ऑफ डीएनए। अब रन ऑफ डीएनए कैसे, क्या होता है रन ऑफ डीएनए? पहली बात तो रन ऑफ डीएनए, यहाँ पे जो आर्टिकल में बात हो रही है वो ये कह रहा है कि रन ऑफ डीएनए ने रिवील किया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैनोपी की बायोडाइवर्सिटी। अब जो रेन फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत घने घने जंगल होते हैं, घने इतने होते हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी उसमें एकदम कैनोपीज होती हैं। ठीक, लंबे लंबे ट्रीज जो होते हैं। अब इन सब की बायोडाइवर्सिटी पता करने के लिए क्या होता है, अक्सर हम लोग सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। लेकिन उसमें एक प्रोसेस रन ऑफ डीएनए क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, रन ऑफ डीएनए का एक सिंपल सा एक तरीका ये है कि ये लो कॉस्ट तरीका होता है, जिससे जो बायोडाइवर्सिटी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वो पता की जाती है। क्वेश्चन है कि कैसे पता की जाती है? तो पहले जनरली क्या होता था, पेड़ों पे क्लाइंब किया जाता था, एनिमल को कैच किया जाता था, फिर उनके डीएनए फ्रैगमेंट्स को जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी जो भी इसके बोलते हैं ना, ये पेड़ है, अगर पेड़ से कुछ भी झड़ के नीचे गिरा हुआ है तो उसके फ्रैगमेंट्स को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट करके अच्छी तरीके से उसको हम उसके डीएनए को पता कर सकते हैं। जब डीएनए पता होगा तो उसके अंदर की बायोडाइवर्सिटी भी हमें अच्छे से पता चल पाएगी। तो रन ऑफ डीएनए एक तरीका है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पता करने का, दैट्स ऑल। रन ऑफ डीएनए मतलब कुछ बहा हुआ डीएनए। कैसे, अगर ये प्लांट है, अगर इससे कुछ पत्ती झड़ के नीचे गिर गई तो उसका यूज़ कर लेंगे, पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमने। तो ये सब का यूज़ करके हमने पता किया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, वो ट्रीज़ की, फ्रॉग्स की, बर्ड्स की, मंकीज़, इंसेक्ट्स की। ठीक है, तो ये आपको इसमें टर्म रन ऑफ डीएनए पता होना चाहिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन देखिए 2011 में क्या है, इफ़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, देख रहे हैं उसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे है, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस इज बिकॉज द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट
इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि ये एक लैंड सर्फेस है, ठीक है, यहाँ पे ये जड़ें हैं इसकी और यहाँ पे ये पूरा पेड़ उग गया है, राइट। अब अक्सर क्या होता है, ये कर रेन फॉरेस्ट में बहुत बारिश होती है, बारिश इतनी होती है कि ये जो सॉइल होता है इसके न्यूट्रिएंट्स बहुत ही लीच आउट हो चुके होते हैं। और न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट एक तरीके से खाना होता है पेड़ों का, ठीक है। तो अगर कभी भी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि बारिश होती रहती है कंसिस्टेंटली, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर कोई भी पेड़ यहाँ का कट जाएगा तो उस पेड़ को दोबारा उगने में पहली बात तो बहुत समय लगेगा, साथ ही साथ यहाँ इसको न्यूट्रिएंट प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ क्वेश्चन में पूछ दी गई है कि भैया अगर हम रिमूव करेंगे तो जल्दी रीजनरेट नहीं हो पाएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि सॉइल जो है रेन फॉरेस्ट का वो न्यूट्रिएंट से डेफिशिएंट है। दैट इज इट, ये आपका ए इज़ राइट ऑप्शन। अब देखते हैं 2023 में इसी सवाल आया था, वही सेम कनेक्टेड, देखिए वही टॉपिक है, बस यहाँ पे जो ऑप्शन था इस ऑप्शन को कनेक्ट करके उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। क्या? द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। आप खुद नोटिस करो क्या है यहाँ पे, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, उल्टा कर दिया एग्जैक्टली। दिस इज हाउ यूपीएससी इज बोलते ना आस्किंग क्वेश्चंस, बस वाइस वर्सा कर दिए। यहाँ पे सही है लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैंने अभी कहा आपको कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं होते, सो दिस इज रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग है तो आपका जब भी बोथ 1 and 2, 1 इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी ईजी होते हैं। अगर आपको एक स्टेटमेंट भी ढंग से पता है तो आप आंसर बता सकते हो। तो ये पता है दिस इज रॉन्ग, तो अगर ये रॉन्ग है तो आसानी से आप बोल सकते हो 4 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करता है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी डेडलॉक के ऊपर। इस आर्टिकल के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था रिसेंटली आपसे, जब मैंने आपको बताया था कि ग्लोबली ये डिमांड उठ रही है कि हम लोग अब एक प्लास्टिक ट्रीटी करेंगे जो कि लीगली बाइंडिंग होगी हर एक कंट्रीज़ के ऊपर। अगर कोई भी एक डेवलप कंट्री बहुत एक्सेसिव लेवल पे प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर रही है तो वो डेवलपिंग कंट्री को हर जाना देगी। उसका मतलब ये सारी कुछ मेंशनिंग थी। 180 कंट्रीज जेनेवा में मिली लेकिन वो एग्री नहीं कर पाई एक ऐसी बाइंडिंग ट्रीटी बनाने के लिए जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन कम किया जा सके। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा हुआ क्या, डिवीजन के पीछे कारण क्या बना? पहली बात तो कुछ लोगों ने बोला कि भैया आप प्लास्टिक को केवल वेस्ट के तरीके से देखो, ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्शन के उससे देखो, आप इसमें हेल्थ को मत घुसाओ। कुछ लोग का कहना ये था। फिर कुछ लोगों ने बोला कि भैया आप डेवलप कंट्रीज को फंड देने की बात कर रहे हो, ये तो गलत है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भैया आपका पहली बात प्लास्टिक से दिक्कत इसलिए क्योंकि वो पोल्यूशन फैला रहा है, प्लास्टिक से दिक्कत इसलिए क्योंकि उसका हेल्थ इम्पैक्ट है। अब ये तो हमें बेसिक पता है कि भैया अगर प्लास्टिक से पोल्यूशन बढ़ेगा तो पोल्यूशन से हेल्थ इम्पैक्ट तो होना बहुत ही जायज़ सी बात है, तो इसमें बहुत सोचने वाली चीज़ है ही नहीं। बट स्टिल यहाँ पे लोगों में इतना ज़्यादा कंटेंशन इसलिए हो रहा है, उसके पीछे एक फंडामेंटल रीज़न है, वो ये है कि कंट्री के पास रिन्यूएबल सोर्सेज है नहीं। कंट्री को अपनी खुद की जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेन करवाना है, इसकी वजह से कंट्री ऐसा कोई स्टेप नहीं ले जा कर सकती, क्योंकि अगर उसने साइन कर दिया तो उसकी पूरी कंट्री रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, फिर उसे प्लास्टिक पोल्यूशन को बैन करना पड़ेगा। इस वजह से कंट्रीज नहीं एग्री कर पा रही हैं उसको। अब प्लास्टिक के चैलेंजेस क्या हैं? पहली बात तो उसका नेचर जो पॉलीमर प्रोसेस से बनता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि भैया किस तरीके से उसका नेचर होता है प्लास्टिक का। अगर उसको हम बात किए जाएँ कितनी आसानी से मिल जाता है, चीप होता है, वर्सेटाइल होता है, उसका यूज़ हर जगह पे होता है। एयरक्राफ्ट से लेके मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के वो छोटे छोटे पैकेट्स में प्लास्टिक आपको दिखेगा। उसकी प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत ही कंसिस्टेंट है, इसका वेस्ट और ये सब मिल करके वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक जनरल पॉइंट है। अगर देखा जाए 4000 से ज़्यादा नॉन हार्मफुल पीवीसीज हैं, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए 1000 तरीके से देखे जाते हैं। अगर हेल्थ इंपैक्ट देखा जाए तो टॉक्सिक केमिकल जैसे बिस्फेनॉल, ध्यान रखिए बिस्फेनॉल के ऊपर PYQ आया हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा बिस्फेनॉल। क्या है? ये प्लास्टिक से कनेक्टेड है, पॉलीकार्बोनेट। और फिर ये सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब फूड कंटेनर में पाए गए हैं, मेडिकल आइटम्स में पाए गए हैं, कॉस्मेटिक्स टॉयज़ में पाए गए हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि हेल्थ पे इन्वर्सली, जैसे आपकी किडनी फेलियर, कैंसर और फिर आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल में मैंने डिस्कस भी किया था जहाँ पे समझाया था कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो अगर ब्रेन टिश्यूज़ तक चले जाते हैं तो उससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो लोग हैं उनके पास बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनफर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है?
एक हेल्थ इम्पैक्ट इनवर्स हेल्थ इम्पैक्ट है प्लास्टिक के, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक के बारे में ऑलरेडी बता दिया, ब्लड में, ब्रेस्ट मिल्क में, प्लेसेंटा में, बोन मैरो, सब जहाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। अगर इंडिया की पोजीशन पाई जाए तो इंडिया ने कहीं ना कहीं बैन कर रखा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अप्रॉक्सीमेटली 20 स्टेट्स में। वो कहते हैं कि भैया हम ना प्लास्टिक कलेक्शन जो है उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ख़त्म करें और जो कंपनीज प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रही हैं उसका इम्पैक्ट लिमिटेड हो सके, ठीक है। हम प्लास्टिक को एज अ वेस्ट मैनेजमेंट इशू की तरीके से देखते हैं। हमने अभी एज अ इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो हमको एज अ हेल्थ के रेफरेंस में हमने प्लास्टिक को देखना नहीं स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इवन दो बोली भी ट्रीटी में जो अभी हुआ था, वो हमने कहा कि भाई ये चीज़ का डिस्कशन हमें WHO के साथ करना चाहिए, ये हमने अपना सजेशन दिया था। सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का? प्लास्टिक हमें पता है बहुत ही डीपली टाइड है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, लेकिन इसका वेस्ट और इसका हेल्थ इम्पैक्ट और इससे होने वाली केमिकल टॉक्सिसिटी बहुत बड़ा चैलेंज पेश करती है। और जो बाइंडिंग ट्रीटी है नो डाउट वो क्रिटिकल है, बट बिना ग्लोबल कंसेंसस के वो नहीं अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई भी ट्रीटी को वर्क कराना है तो सबसे पहले जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ग्लोब में, कौन कौन, जैसे US हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, इन सब को टेबल पे लाना होगा। अगर छोटी छोटी कंट्रीज आपस में एग्री कर लेंगी, लीगली बाइंडिंग है, तो जब जिसका मन में आएगा कोई बड़ी कंट्रीज आके बोलेगी भाई साहब तुम कौन होते हो ये सब करने वाले, तुरंत हटा देंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इनवर्स। अब देखते हैं 2019 में क्वेश्चन जो आया था, व्हाट इज देयर why is there a great concern about microbeads that are also into environment? Microbeads, अब देखिए microbead is something which is related to plastic, ठीक है। they are considered harmful to marine ecosystem, definitely they are considered to cause skin cancer in चिल्ड्रन, अगेन दे आर कंसिडर्ड। मैंने अभी भी कहा आपसे कि इंडिया ने कंसिडर या ग्लोब में ये कंसिडरेशन नहीं है कि प्लास्टिक से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। माइक्रोबीड्स की बात हो रही है तो इसमें ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आते हैं 21 में, वही सेम चीज़ बोली, बिस्फेनॉल को ध्यान रखिएगा। अ कॉज ऑफ कंसर्न इज स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक? लो डेंसिटी, पॉलीकार्बोनेट, मैं आपको पहले बता दिया पॉलीकार्बोनेट इज द राइट वन, ठीक है। ये आपको तब पता लगेगा जब डेली अगर आर्टिकल को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होगी कि किस तरीके से आर्टिकल के की पॉइंट्स को उठाना है, कैसे आप की पॉइंट्स को उठा करके वहाँ से आप अपने आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। ये दो चीज़ें जब आपको करनी आ जाएंगी तब बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए चीज़ें। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।